गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो गुड मॉर्निंग मैं क्यों बोलती हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आप चाहे ये वीडियो रात में भी देख रहे हो, पर क्योंकि अब मैं पढ़ाई करना है तो अब फटाफट से उठ जाओ, अपनी आंखें धो लो और बैठ जाओ क्लास अटेंड करने। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 8। ठीक है, अभी ये है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़। इसमें क्योंकि एनसीईआरटी पूरी तरह से चेंज हो गई है, इसलिए ये पूरी सीरीज़ में हम पूरी एनसीईआरटी स्कैन करेंगे, पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज करेंगे और नेक्स्ट सीरीज़ में लेके आऊँगी जिसमें मैं नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द होल बुक with the help of NCERT and then we'll switch to notes and PPTs. Okay, तो चलो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है एक्सप्लोरिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स आप हमेशा से सुनते आ रहे हो कि मुझे प्लीज़ पढ़ने के लिए फोर्स मत करो, तो वो वाला जो फोर्स है, वो फोर्स और ये फोर्स सेम है कि नहीं, हमारा फिज़िक्स में जो फोर्स है वो और जो फोर्स हमारे पेरेंट्स और टीचर्स करते हैं वो क्या सेम है। अब मैंने आपको जब चैप्टर 1 पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर के फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो होगी कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस का काम क्या है? आपकी क्यूरियोसिटी जगाना, राइट, आपकी जिज्ञासा बढ़ाना कि ऐसा क्यों होता है, ताकि आपको साइंस से प्यार हो जाए। और क्योंकि एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी इज़ नोन एज अ फाउंडेशन स्पेशलिस्ट, मतलब कि 8th 9th और 10th तीनों में आपको साइंस और मैथ से इतना प्यार करा देंगे हम कि नीट और आईआईटी जेईई में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। आप इतनी वर्कशीट्स कर लोगे, ओएमआर शीट्स भर लोगे कि आपको बहुत आसान लगने लगेगा जब आप नीट और आईआईटी जेईई निकालोगे। अगर आप इंदौर में रहते हो तो विजयनगर एरिया में आईटी टेक ऑनलाइन क्लासेस आप आ सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हो तो अभी तो आप यूट्यूब पे पढ़िए और मैं नीचे एक गूगल फॉर्म डाल दूंगी। इफ़ यू वांट मी टू टेक योर पर्सनल क्लासेस ऑनलाइन देन यू कैन फिल अप द फॉर्म, गूगल फॉर्म, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Why does it feel harder to pedal a bicycle when going uphill? आपने देखा है जब आप ऐसे ऊपर को चढ़ाते हो तो आपको, अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। उसी तरह से उल्टा अगर आप ऊपर हो और ऊपर से नीचे आ रहे होते हो तो आप फटाक से जूम करके स्मूथली नीचे उतर आते हो। अगर कहीं पानी गिरा होता है तो क्या लिखा होता है? वेट फ्लोर अलर्ट, राइट, कॉशन, इस तरह के येलो कलर के इस तरह से लगे रहते हैं, जैसे मैकडिक पे आपने देखा होगा या कहीं पे भी मॉल्स में देखा होगा कि वेट फ्लोर अलर्ट एंड ऑल। क्यों? क्योंकि अगर हमने उस पर पैर रख दिया या हमने केले के छिलके के ऊपर पैर रख दिया तो हम फटाक करके स्लिप करेंगे और नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों होता है? आपने देखा होगा कि कोई चीज़ें ऊपर फ्लोट करती हैं पानी में और कोई चीज़ें नीचे डूब जाती हैं, तो वो कैसे होता है? ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। क्यों होता है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, वो हम समझेंगे और फिर हमें ये सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एनसीईआरटी में सोनाली और रागिनी करके 2 बच्चे रहते हैं। बहुत विंडी डे रहता है लेकिन उन्हें समर वेकेशन हो चुका होता है, इसीलिए वो साइकिल ले उठाते हैं और चल देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है तो वो अगेंस्ट द विंड जब चल रहे रहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे साइकिल का पेडल मारना पड़ रहा होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द विंड तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट, उन्होंने ये देखा कि जब रोड स्मूथ थी तो बहुत आराम से साइकिल चला पा रहे थे, लेकिन जब रफ रोड थी तब उनको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी।
ये पढ़ रही थी, तो ये ऐसा क्यों हो रहा था, उनके दिमाग में सवाल आया। उसके बाद जब वो ऊपर जा रहे थे तो मेहनत लगी, और जब नीचे आ रहे थे तो बहुत तेज स्पीड में उतर आए, तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये सारे सवाल उन लोगों के दिमाग में आए। तो बस वही सारे सवालों को पूरा समझने के लिए हम पढ़ने वाले हैं फोर्स, ठीक है। व्हाट इज अ फोर्स, ठीक है। फोर्स होता क्या है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा अपना अरेंजमेंट सही कर लूँ so that I can easily, okay, because I will have to write also now, ठीक है। अब देखो क्या है कि एक डब्बा है, ठीक है, कार्टन है, इस कार्टन में भरे हुए हैं बहुत सारे चॉकलेट्स, ठीक है। तो या तो एक रूम से आपको दूसरे रूम अगर इस कार्टन को लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको धक्का मारना पड़ेगा, ठीक है। धक्का मारने को क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। क्या कहते हैं, पुश, ठीक है। लेकिन अगर वो धक्का मार के नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, रस्सी बांधोगे और उसको खींचोगे, तो उसको खींचने को क्या बोलते हैं हम, पुल। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपने ये पुश और पुल वर्ड्स कहाँ देखे हैं, जल्दी से सोचो, कहाँ देखे, पुश पुल। मोस्टली दरवाजों पे देखे हैं आपने, कांच के दरवाजे लगे हुए देखे होंगे। अगली बार जब भी आपको दिखे पुश लिखा तो आप उसको ढके जोर से दबाओगे, और पुल लिखा तो आप उसको खींचोगे, राइट। लेकिन मैम हम ऐसा कुछ करते नहीं है, हम तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको दबाते ही हैं, फिर जब वो नहीं होता है तो फिर खींच लेते हैं। हम देखते नहीं हैं कि वहाँ पे पुश लिखा है कि पुल लिखा है, क्यों इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, राइट। ठीक है, चलो। अब अगर हमने पुश किया या हमने पुल किया तो हमने क्या किया, हमने फोर्स लगाया। अगर वो डब्बा आपका बहुत हल्का है तो आप उसको उठा के सीधे अंदर रख दोगे, राइट। तो आप ये 3 चीज कर सकते हो, या तो उसको ढकेल सकते हो, या खींच सकते हो, या उठा के दूसरे कमरे में रख सकते हो, राइट। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि ये होता क्या है। पुश और पुल जो हमने किया है किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे हमारा कार्टन हो गया, तो उसको जो हमने पुश या पुल किया है उसको कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं, फोर्स। सो पुश और पुल याद कर लो अच्छे से। जब भी हम किसी को, अब जैसे तुम लोगों को पढ़ने के लिए पुश करना पड़ता है, राइट, तो दैट इज फोर्स। एंड तुम लोगों को गेम या मोबाइल या टीवी या बाहर अगर खेलने गए हो या पार्टीज या मस्ती, इन सब से पुल करके बिठाना पड़ता है पढ़ने के लिए। सारे डिस्ट्रैक्शंस से पुल करके हम बिठाते हैं, उसलिए आपको फोर्स करना पड़ता है। आपके गेम्स, आपके सारे एंटरटेनमेंट से बचाने के लिए आपको पुल करना पड़ता है, और आपको पढ़ने के लिए पुश करना पड़ता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। वी फोर्स यू, सो दिस इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस, ठीक है। नाउ व्हाट कैन अ फोर्स डू टू एन ऑब्जेक्ट विच इट इज अप्लाइड। अब क्या होता है, अब जैसे ये जो है, ठीक है, ये जो डब्बा है इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, या तो अगर वो डब्बा रेस्ट पे है तो वो हिलने लग जाएगा, या बाय चांस मान लो कि उसके अंदर व्हील्स लगे थे और वो उस तरफ जा रहा था, अगर हमने उसको और पुश किया तो वो और आगे तेजी से जाने लगेगा, यानी स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। या हम अगर उसको खींचने लगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो क्या क्या होता है ये हम देखते हैं जब भी फोर्स अप्लाई होता है तो, ठीक है। चलो अभी कुछ सिचुएशंस हम समझते हैं। योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, एक दोस्त आपका आया और उसने खींचने लग गया, तो मतलब आप आगे जा रहे थे और फिर उसने खींचने लग गया, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और हो सकता है कि रुक ही जाए। अगर उसके अंदर बहुत ही ताकत है तो वो रोक ही दे आपको। तो 2 चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ जो हुई है वो है उसने खींचा, तो खींचना मतलब पुल करना, ठीक है। और जब उसने खींचा तो क्या हुआ, या तो वो स्टॉप हो जाती बाइसिकल या फिर उसकी स्पीड कम हो जाती। तो क्या क्या हुआ, जब भी आपके फ्रेंड ने उसको क्या किया, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे बहुत सारे वायर्स हो जाते हैं ना, तो ओके। सो उसने क्या किया, आपका साइकिल को पुल किया, और पुल करने से या तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा या फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज स्पीड।
बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और केस क्या हो सकता है, हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट। आप क्रिकेट तो सभी बच्चे खेलते हैं, स्पेशली बॉयज तो जरूर क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी बॉल इधर आई तो वो उल्टी डायरेक्शन में कैसे मारते हैं, उसको बैट से मारते हैं। तो वो हुआ क्या है, जो बॉल इधर आई वो इस डायरेक्शन में, अपनी तरफ की डायरेक्शन में आई, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये बॉल को ऐसे बॉलर ने फेंका और यहाँ पे आई, फिर एक बैट्समैन था, उसने इसको, मेरे बैट बहुत ही बुरा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और इसको इस डायरेक्शन में कर दिया। यानी क्या हुआ, आया तो इस डायरेक्शन में था लेकिन उस डायरेक्शन में इसको भेज दिया। तो हमने क्या किया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ क्या हो गई, स्पीड कम हो गई, या फिर रुक ही गया यानी रेस्ट पे आ गया, या फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। अब जब हमने बलून लिया, ठीक है, बलून पूरा फूला हुआ था, इन्फ्लेटेड बलून मतलब फूला हुआ। इसको ये मत समझना कि निकला हुआ जो बलून होता है वो नहीं, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ। उसको हम जब प्रेस करेंगे तो उसमें से हवा बाहर निकल जाएगी, यानी पुश करेंगे हम तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, या तो स्टॉप हुआ है, या डिक्रीज हुई है स्पीड, या फिर डायरेक्शन चेंज हो गया है, या फिर उसका शेप चेंज हो गया है जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई करी। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मूविंग है वो स्टॉप हो जाएगा, या उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या फिर उसका शेप चेंज हो जाएगा। आपने देखा है कि जब हम लोग एक रबर बैंड को ऐसे खींचते हैं तो वो उसका शेप ऐसे चेंज हो जाता है, फिर उसको छोड़ते हैं तो वापस अपने शेप में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फंडा लगता है वो इलास्टिसिटी का लगता है, जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। बट अब जैसे ये वाला ड्रॉअर ये खोल रहा है, तो ये जब ड्रॉअर खोलता है तो ये क्या करता है, पुल करता है, और फिर जब उसको बंद करना होता है तो क्या करता है, पुश करता है, ठीक है। बात पूरी क्लियर हो गई। तो पुश और पुल का सारा खेल है फोर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने सारी चीजें ये ऑलरेडी देख ली हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको चलाने लगेगा। अगर कोई ऑलरेडी चल रहा है तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर देगा। अब जैसे अभी हमने एग्जाम्पल क्या देखा था कि साइकिल को पीछे से खींचा, यानी कि पुल किया। अगर वो और पुश करता, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गाड़ी चल नहीं रही होती है, तो जैसे कार से बैठते हैं और कार चालू करते हैं और वो चल नहीं रही होती, तो पीछे से 5-6 लोग धकेलते हैं ना, पुश करते हैं ना, तो स्पीड बढ़ जाती है और आगे बढ़ जाता है वो। तो किसी किसी केस में स्पीड बढ़ती है, किसी किसी केस में स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जैसे मैंने पुल किया तो उसका डायरेक्शन उधर जा रहे थे तो इस तरफ आ जाएगा, और अभी हमारे बैट बॉल वाले एग्जाम्पल में डायरेक्शन चेंज हो गया था, और हमारे बलून वाले एग्जाम्पल में शेप चेंज हो गया था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से याद हो चुकी हैं कि स्पीड, डायरेक्शन, शेप और रेस्ट से मूविंग या मूविंग से रेस्ट, दोनों चीज़ हो सकती है, ठीक है। चलो, अब क्या होता है कि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो 2 चीज़ें इन्वॉल्व कम से कम होना चाहिए। मतलब कि साइकिल आराम से अपनी चल रही थी और मैंने उसको खींचा, यानी कि दूसरा कोई व्यक्ति या कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब इस केस में ये मेरा हैंड था, तो मेरे हैंड ने जब खींचा उस साइकिल को, तब उसकी स्पीड चेंज हुई या वो रुक गई। तो जब भी 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं तभी फोर्स का काम कहीं ना कहीं बनता है, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू पुश अ टेबल, तब क्या होता है, 2 चीज़ें इंटरैक्ट कर रही हैं, टेबल और आपका हाथ। तो जब भी 2 चीज़ें इंटरैक्ट करेंगी तब कुछ ना कुछ होगा। अब क्या होगा कि फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार का फोर्स होगा, वो हम अभी आगे देखेंगे। बहुत सारी टाइप के फोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर देखी हैं उसमें 2-2 चीज़ें कम से कम थी। मतलब कि बैट और बॉल
मतलब बॉल आई और पहले तो हैंड था, हैंड में बॉल थी, वो स्पीड से उधर गई जब हमने उसमें फोर्स लगाया, और वहां पे उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए बैट ने उसको, तब दो चीजों के बीच में इंटरैक्शन जब हो रहा है, यानी हाथ और बॉल के बीच में इंटरैक्शन हुआ तो वो उस तरफ गई, और बैट और बॉल के बीच में इंटरैक्शन हुआ तो वो डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है। तो एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। जब भी फोर्स कहीं आता है तब दो होना चाहिए, मतलब अगर आप हो और मैं आपको फोर्स कर रही हूं पढ़ने के लिए, या आप हो और आपकी मम्मी आपको फोर्स कर रही है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए, यानी कि आपका फोन छीन लिया, तो आप दो लोगों की जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि आपके अंदर तो कोई मोटिवेशन है ही नहीं पढ़ने का। आपको अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर मैं अभी अच्छे से पढ़ लूंगा तो मेरे को बाद में ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए इंटरैक्ट करने के लिए जब भी फोर्स काम आता है, जब भी फोर्स कम इनटू प्ले। ओके, सो अब डेफिनेशन पे आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? क्योंकि ये आता है हमारे थ्योरी एग्जाम में, तो हमें इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। अ फोर्स इज अ पुश और पुल on an object resulting from object's interaction with another object। मतलब एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड किस तरह का इंटरैक्शन है, या तो वो पुश होगा या वो पुल होगा, ठीक है। सो फोर्स क्या है? पुश और पुल। जैसी फोर्स वर्ड दिमाग में आए, मम्मा पढ़ने के लिए पुश करती है और मोबाइल छीन के पुल करके डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। पुश और पुल याद कर लेना, ठीक है। और फिर इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो या दो से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है मिनिमम, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्यों होती है? क्योंकि न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस फोर्स के बारे में जाना था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अभी आप आगे चल के पढ़ोगे तो, और इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे 3 नंबर का आ जाता है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन और उसकी यूनिट न्यूटन और उसका सिंबल एन होता है, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। अभी तक हमने फोर्स पढ़ लिया। फोर्स अप्लाई कर होता क्या? पुश और पुल होता है, और पुश और पुल किसके बीच में होना चाहिए? मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होना चाहिए। अब जैसे पुश या पुल करते हैं तो या तो स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगा, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में जाएगा, और लास्ट चीज जो होती है वो है शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने फोर्स में ये सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, या तो आपको कांटेक्ट जरूरी है, ठीक है। तो फोर्स जब भी अप्लाई होता है तो या तो कांटेक्ट हो, अभी तक तो हमने यही देखा कि कांटेक्ट ही होना चाहिए, मतलब जब तक मेरे अंदर कोई ऐसे जादुई पावर तो है नहीं कि मैं ऐसे करूंगी और साइकिल पीछे आने लगेगी, तो फिर कांटेक्ट की तो ज़रूरत थी, क्योंकि अभी तक जो हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, राइट, कि हवा में बॉल आई तो लेकिन जब तक बैट से टच नहीं हुई तब तक कुछ नहीं हुआ, उसको वापस नहीं गई। तो ऐसे कैसे हो गया? तो कि ऐसा भी कोई फोर्स होता है जो बिना कांटेक्ट के भी हो जाता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो एक तो हो गया कांटेक्ट फोर्स और एक हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या चीज़ होती है ये तो बात समझ में आ नहीं रही है, लेकिन बस 10 मिनट और रुक जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स से हमें समझ में आ रहा है कि इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, राइट। चलो, फिजिकल कांटेक्ट इसके लिए नेसेसरी है। अब वो फिजिकल कांटेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी बताया, ऊपर का अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो फटाफट से समझ में आ जाएगा। ये देखा हमने, इसमें क्या हुआ था? इसमें यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये एक सेकेंड,
ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग हाथ से डायरेक्टली टच करके कर रहे हैं, तो दिस इज डायरेक्ट कांटेक्ट। और इधर हमने क्या किया, इधर हमने उसको रस्सी लगा के खींचा है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, यानी हाथ से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट फिर भी है, लेकिन इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। तो जब हम डायरेक्टली टच करके करते हैं दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट, और जब हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होता है, जब हम किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, अब तुम्हारे पास मम्मा खुद आई कि तुम अब पढ़ने बैठो और फ़ोन तुमसे छीन ली, तो तुमसे पुल कर ली फ़ोन और पुश करा तुमको पढ़ने बैठने के लिए। अब तुम नहीं माने, इसके बाद भी, अब इसके बाद भी तुम बैठ के टाइम पास कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो मम्मा क्या करेगी, पापा को बताएगी। अब पापा तुम्हारे पास आएंगे और बोलेंगे क्यों तुमने पढ़ने, अभी तक पढ़ा नहीं तुमने कुछ भी, तो तुम बोलोगे नहीं बस मैं बैठ रहा हूँ पापा, और फटाक से पढ़ने बैठ जाओगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। मम्मा ने फिर पापा का हथियार आजमाया, क्योंकि तुम सुनते तो हो नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आता है ये हम देखते हैं। एक आता है मस्कुलर फोर्स और एक आता है फ्रिक्शन। ये दो तरीके के होते हैं, ये फ्रिक्शन तुम्हारे लिए नया होगा, ठीक है। मस्कुलर फोर्स तो हमें पता है कि हम में से बहुत सारे बच्चे 8th क्लास से ही बड़े एक्टिव हो जाते हैं, मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन लेने लगते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो मसल्स तो सबको पता है भाई, ये मसल्स होती है, ठीक है। अब लेकिन मसल्स केवल ये नहीं होती, केवल एब्स नहीं होते, हमारे बॉडी में हर जगह मसल्स होते हैं। वो हमारे काम आते हैं वॉकिंग में, रनिंग में, लिफ्टिंग में, पुशिंग में, जंपिंग में, स्ट्रेचिंग में, हर तरह की एक्टिविटी करने में हमारे मसल्स काम आते हैं। आंख ब्लिंक कर रहे हैं ना, इसमें भी मसल्स काम आ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी फोर्स, यानी अब जैसे मुझे यूं करके पुश करना है, तो यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब भी कोई भी फोर्स एक्शन ऑफ मसल्स की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। और मसल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सॉरी एलोंगेट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एलोंगेट होते हैं मतलब ये ऐसे 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 ऐसे, तो इनके जो एक्शन होता है उससे जो फोर्स जनरेट होती है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। बात समझ में आ गई। सो एक्शन ऑफ मसल्स से जो फोर्स होता है दैट इज मस्कुलर फोर्स। ये बात हमें, अब ये सब में होता है, ठीक है। हर कोई जो भी हिल सकता है वो मस्कुलर फोर्स अपना अप्लाई करता है, कोई भी एनिमल हो वो, चाहे ह्यूमन बींग्स। अब जैसे ये बैलगाड़ी पहले चलती थी, अभी भी चलती है कहीं कहीं जगह, तो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही है एनिमल की भी और इन किसान भाई की भी। और यहाँ पे जैसे आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी, अभी भी बहुत सारे शहरों में चलती है, तो इसमें भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब हमारे बॉडी के अंदर भी मस्कुलर फोर्स होती है। जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ से जब नीचे जाता है खाना, हमारे गट में जाता है, तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इस तरह से मोशन होती है, मूवमेंट होती है। और उस मोशन का कारण क्या होता है, मस्कुलर फोर्स होती है। हमारा जो हार्ट है वो पंप जो कर रहा है वो भी मस्कुलर फोर्स की वजह से कर रहा है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं मस्कुलर फोर्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और भी बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि मस्कुलर फोर्स और कहाँ लगती है, ठीक है। चलो अभी कौन सा हो गया, अभी हमने क्या पढ़ा था कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या था, मस्कुलर और फ्रिक्शन। तो दूसरी चीज है वो है फ्रिक्शन। अब ये आपको एक क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा कि जब भी हम साइकिल किसी रफ जमीन पर चलाते हैं या रफ रोड पर चलाते हैं, तब क्या होता है, तब हमें बहुत दिक्कत होती है, हमको ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वो क्यों लगती है, बिकॉज ऑफ दिस कल्प्रिट कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन क्या होती है, अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई मिस्टिकल पावर है या कोई भूत प्रेत है जिसकी वजह से वो हर जगह प्रेजेंट है कि वो रुक जाती है। नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है ग्राउंड और बॉल के बीच में जो उसे थोड़ी देर बाद रोक देता है। जो ये चीज़ होती है उसको कहते हैं भूत, उसको कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा रफ
सब सरफेस होगा उतनी जल्दी वो बॉल रुक जाएगी, ठीक है। और जितना स्मूथ होगा, अगर आपने ग्लास के ऊपर उस बॉल को यूं करके रोल किया तो वो बहुत दूर, आपने बॉलिंग खेला है जिसमें आप ऐसे करके ऐसे फेंकते हैं, आपने मॉल्स में खेला होगा, तो वो वहाँ तक जाती है और फिर सारे वहाँ पे पिन्स रखे हुए रहते हैं, वो गिर जाते हैं पीछे, और जितने पिन्स होते हैं उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। तो वो क्या है, वो यहाँ से वहाँ तक जब जा रहा है तो क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है इसीलिए वो बहुत आराम से चला जाता है। अब वही अगर ऊबड़ खाबड़ हमारे इंडिया के जैसे रोड्स अगर वहाँ पे होते तो वो वहाँ तक पिन्स तक पहुँच ही नहीं पाता, उसके पहले ही रुक जाता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसे रोक देती। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या। अब जैसे ये है, इन्होंने क्या किया, इस बॉक्स को इस तरह से स्लाइड किया दूसरे किसी भी टेबल के ऊपर या ज़मीन पर कहीं पे भी स्लाइड किया, तो इस जब हम स्लाइड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, ये देखो, ये वाला डायग्राम से समझते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज़, तो इस सरफेस के ऊपर भी इरेगुलरिटीज़ है और जो दूसरा है उसके भी नीचे इरेगुलरिटीज़ है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन इज अ फोर्स जो which comes into play when an object moves or tries to move over another surface। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मूव करने की कोशिश करता है तब फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि है ना ऐसे बहुत, अब जैसे जो बॉल है अगर वो ग्लास के ऊपर हमने ऐसे फेंकी है तो कभी तो रुकेगी ना वो, ऐसा तो नहीं होगा कि वो कभी भी नहीं रुकेगी क्योंकि वो स्मूथ है, नहीं। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है उसके ऊपर बहुत माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ है और ये हमारी बॉल के ऊपर भी कुछ इरेगुलरिटीज़ है, तो वो कभी ना कभी जाके वो रुक ही जाएगी। तो भले ही हमें सरफेस स्मूथ लगे लेकिन उसके बावजूद भी उसमें माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती ही है, और जो फोर्स लगता है वहाँ पे वो उल्टे डायरेक्शन में लगता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा जो बाइसिकल है, ठीक है, बाइसिकल एक रोड के ऊपर चल रहा है तो ये इस तरह से इसको रोल करके ऐसे चलता 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 चला जाएगा, तो इस डायरेक्शन में बॉल जा रही है। और मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखाती हूँ, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो रोक पाएगा ना। मतलब अगर इस साइकिल को, मान लो कि ये साइकिल है, तो इस साइकिल को मैं पीछे से पुश करूंगी अगर, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको पुल करूंगी यानी पीछे से खींचूंगी, यानी इस डायरेक्शन में खींचूंगी, तभी स्पीड डिक्रीज होगी। आपको ये साइन पता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज, यानी ऊपर एरो जो रहता है उसको इंक्रीज बोलते हैं। और अगर मैंने उसको पीछे से खींच लिया तो वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी स्पीड, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि फ्रिक्शन एक तरीके से पीछे से कोई पुल कर रहा है, यानी खींच रहा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब खींचेगा तभी तो स्पीड कम होगी। तो ये हमेशा याद रखना कि जो अब मैं आपको इसके वर्कशीट्स भी करवाऊंगी, तो वर्कशीट्स में मैं ये क्वेश्चन ज़रूर से दूंगी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है वो सेम डायरेक्शन में लगता है कि किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया फ्रिक्शनल फोर्स लगता क्यों है, क्योंकि हम दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज होती है। बात समझ में आ गई। फिर मैं थोड़ा सा कलर वापस से ब्लू कर लेती हूँ, ये वाला कलर कर लेती हूँ, चलो ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कांटेक्ट, ये हमने बात कर ली है कि अगर उबड़ खाबड़ रोड है तो फिर रफ रोड है तो वहाँ पे जल्दी से साइकिल रुक जाएगी या बॉल रुक जाएगी, लेकिन अगर स्मूथ रोड है या ग्लास है तो वहाँ पे जल्दी नहीं लगेगी, तो जल्दी नहीं रुकेगी। तो वहाँ पे
जो सरफेस है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सिर्फ सॉलिड के बीच में नहीं होती है, लिक्विड और गैसेस में भी होती है। अब लिक्विड में कैसे होती है, जैसे शिप होती है, शिप आगे चल रही होती है, आपने देखा पानी पीछे को जाता है जब शिप आगे को जाती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। और एयरप्लेन में भी जब आगे जाता है तो विंड उसको रोकने के लिए पीछे की तरफ वो करती है, पीछे की तरफ जाती है, तो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि पानी क्या जो फ्रिक्शनल फोर्स है केवल सॉलिड के बीच में लगता है, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के, नहीं, इट कैन बी बिटवीन सॉलिड एंड एयर ऑल्सो, एंड इट कैन बी बिटवीन सॉलिड एंड वाटर ऑल्सो, ठीक है। अब अपना कांटेक्ट फोर्स में कौन से दो आए, एक हो गया मस्कुलर और एक हो गया फ्रिक्शनल। अब एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब मैम ये तो बात समझ में आई नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है। क्या क्या इसमें आता है, एक आता है मैग्नेटिक फोर्स। आपने पहले भी पढ़ा है कि मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट अगर हम मैग्नेट जो होता है उसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो अगर नॉर्थ और नॉर्थ सामने आएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ सामने आएंगे तो क्या होगा, साउथ और साउथ सामने आएंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। जब नॉर्थ और नॉर्थ जब सामने आएंगे यानी कि रिपेल करेंगे, जब लाइक पोल्स होंगे तो वो रिपेल करेंगे, तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये आपको ऑलरेडी पता था। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि वो दो मैग्नेट्स आपस में टच हो चाहे ना हो, यानी कांटेक्ट में आए चाहे ना आए, उनका अट्रैक्शन या उनका रिपल्शन होता ही होता है, ठीक है। चलो, मतलब कि अगर आप क्लास में आए हो और बहुत ही सुंदर सी लड़की आई है तो अट्रैक्शन, आप उसको टच करो चाहे ना करो, आपको हो ही जाएगा। लेकिन अट्रैक्शन से अभी बचिए, क्योंकि अगर इन सब कामों में पड़ गए तो फिर नीट जेई कुछ नहीं निकलने वाला है। तो उसको अभी छोड़ दो, जब कुछ बन जाओगे तो उससे भी सुंदर लड़की आ जाएगी लाइफ में, ठीक है। और लड़कियों के लिए भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो, अब क्या है कि ये हमें पता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो मैग्नेट्स क्रिएट होते हैं, ये भी आपने पहले पढ़ रखा है। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। अब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ पुल हो रहे, दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं यानी कि पुल हो रहे हैं, और अगर एक दूसरे की से दूर हो रहे हैं तो उसको रिपल्शन बोल देंगे, राइट। तो इसलिए जो मैग्नेटिक यहाँ पे बात हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। जो मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जैसे समझ लो कि आयरन है, आयरन के पास अगर ये लेके जाएंगे, मैग्नेट को लेके जाएंगे, तो वो फटाक से उसको टच कर लेगा, उसको चिपक जाएगा जाके, तो ये चिपक गया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद कर लेना, इनकी डेफिनेशन ऐसे की ऐसी, ठीक है। वैसे तो आपको याद हो ही गई होगी, अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश आती है तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये डेफिनेशन आराम से लिख लोगे, ठीक है। सिंस अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये दोनों पास में नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये दूर दूर थे उसके बावजूद भी ये पास आ गए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब समझ लो कि ये है नॉर्थ पोल और ये जो नीचे वाला है ये भी नॉर्थ पोल है। अगर ऐसे डालेंगे तो इसके बीच में कुछ ऐसा होगा कि वो आप चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि नॉर्थ है, रिपेल करेगा। तो वो ये जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है ये बिना कॉन्टैक्ट के एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा बचपन से एक एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे कि स्केल को अपने बाल से ऐसे ऐसे रब करो और नीचे बहुत सारे पेपर रखो टूटे हुए, और उस पे जैसे यूं करोगे तो वो ऊपर खिंच के आ जाएंगे, सारे पेपर खिंच के आ जाएंगे। तो वो क्या है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी जो स्केल है वो हमारे बाल से रगड़ खाने के बाद चार्ज हो जाती है, और इस चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक क्या होता है, जो
स्टैटिक क्या होता है, जो रुका हुआ रहता है, यानी कि वो मूविंग नहीं है। तो अभी जब हमने इसको यूं करा तो उसके ऊपर कुछ एक चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। इट एक्वायर्स दैट स्टैटिक चार्ज फॉर टेम्परली, इट्स नॉट कि वो हमेशा के लिए चार्ज हो जाएगी स्केल और अब जहां जहां लेके जाओगे वैसे वैसे वो हर जगह अट्रैक्ट करेगी, नहीं, वो टेम्पररी चार्ज होता है, जिसको कहते हैं स्टैटिक चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही ये किसी न्यूट्रल के पास में जाता है तो वो खिंच के ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल और किया है कि ये जो बलून है, इस दोनों बलून्स को वुलन क्लॉथ से इन्होंने रगड़ा। जब रगड़ा तो दोनों बलून्स पे एक ही चार्ज आ गया, तो जैसे ही उन दोनों को ऐसे लटका दिया तो वो एक दूसरे से रिपेल करने लग गए। ठीक है, लेकिन जो मतलब कि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, मतलब कि सेम चार्ज हो गया दोनों का, राइट। और क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब जैसे ही हम वो जो वुलन क्लॉथ है उसको वापस एक के पास लेके आए तो ये उसको अट्रैक्ट करने लगेगा, मतलब कि उसके ऊपर एक दूसरा चार्ज है, इसके ऊपर एक दूसरा चार्ज है, इसलिए दोनों अट्रैक्ट कर लिए आपस में। ठीक है, तो बिना टच किए हो रहा है ये, मतलब कि चार्ज तो टच करने के बाद डेवलप हुआ है, लेकिन उसके बाद जो ये मूवमेंट हो रहा है, खिंच रहा है या दूर हो रहा है। अभी जैसे जब हमने बाल में रगड़ा था तब हमने इसको कांटेक्ट करके, रब करके इसमें चार्ज डेवलप किया, लेकिन जब हम इसको पीसेस ऑफ पेपर्स के पास लेके आए तब कोई कांटेक्ट नहीं था, वो अपने आप खिंच के ऊपर आया, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है पूरी चीजें कि जो बलून से पहले रिपेल करेगा और जैसे वुलन क्लॉथ उसके पास में लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिमिलर चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ऑफ कोर्स लड़के को लड़की ही पसंद आती है, आजकल बाकी चीज़ें भी काफ़ी लीगल हो गई हैं, लेकिन इन जनरल ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये दो चार्जेस होते क्या क्या हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी और एन अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है कि जो फोर्स है एक चार्ज बॉडी यानी हमारी स्केल टू अनदर चार्ज, नहीं, एक बलून और दूसरा बलून दोनों चार्ज हो गए थे, तो इनको जब पास में लेके आया तो ये रिपेल करने लग गए, तो चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी का एग्जांपल हो गया। अब चार्ज्ड बॉडी ऑन अनचार्ज्ड बॉडी में हमारे जो स्केल है वो चार्ज हो गई और जो हमारे पीसेस ऑफ पेपर हैं वो अनचार्ज्ड हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, दो चार्ज्ड बॉडी बलून्स वाला और एक चार्ज और एक अनचार्ज अपना स्केल वाला। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाई? बिकॉज ये आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये चार्ज डेवलप होता है और ये स्टैटिक है यानी कि रुका हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसीलिए कहलाता है। ठीक है, अब देखो हमारे फोर्स कितने टाइप के थे, दो टाइप के थे, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आया था, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन। अब नॉन कांटेक्ट में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, और जो तीसरा हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जब भी एक बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा, राइट। ये देखो नीचे, हर चीज नीचे गिरेगी, हम जंप करेंगे तो नीचे गिरेंगे, बास्केट में बॉल डालेंगे तो वो नीचे गिरेंगे, ऊपर से डाइव मारेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। तो ये क्यों गिर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, the force with which earth attracts object towards itself is called gravitational force. The gravitational force exerted by the earth is called force of gravity और simply gravity. ठीक है, gravity आप देखे हो पहले, अभी ये gravitational force अच्छे से समझ लो कि इसमें होता क्या है। ठीक है, अब देखो ये है हमारी बॉल, ये बॉल को हमने ऊपर फेंका, यहां तक गई, फिर वापस आ गई। ठीक है, अब जब ये ऊपर गई, ये नीचे जब आ रही है तब तो चलो ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया या फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग गया। ठीक है, अब लेकिन जब ऊपर जा रही थी तब कौन सा फोर्स था,
बताओ? मस्कुलर फोर्स, क्योंकि हमने हाथ से फच्च करके ऐसे फेंका ना उसको, जैसे ही उसको फेंका तो हमारा मस्कुलर फोर्स उस पर ट्रांसफर हुआ और वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से मस्कुलर फोर्स लगा था। अब जब ये ऊपर जा रही है तो इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? अगर बढ़ेगी तो ये आसमान पार करके चले जाएगी, ठीक है, सैटेलाइट बन जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स जो थी वो कम होती जा रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे को खींचेगी। जैसे ऊपर जाएगा तो जब तक मस्कुलर फोर्स में दम है कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके ऊपर जाते जाए, तब तक तो ये ऊपर जाता जाएगा। एक टाइम ऐसा जाएगा जब इसकी जो मस्कुलर फोर्स है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तब क्या काम आएगा? केबल, क्योंकि हमारा जो मस्कुलर फोर्स है वो तो शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही चलता रहेगा। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ मस्कुलर फोर्स लग रही है, मस्कुलर फोर्स थोड़ी देर बाद हो जाएगी खत्म। जैसे ही वो खत्म होगी तो रुक जाएगी बॉल ऊपर और नीचे पूरी स्पीड से आएगी। क्यों? बहुत तेज होके आएगी। क्यों आएगी नीचे तेज होके? क्योंकि नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, ठीक है। तो अब हमेशा के लिए याद हो गया आपको कि जब बॉल ऊपर जाती है तो हमारी मस्कुलर फोर्स ऊपर की ओर लग रही होती है, लेकिन वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, दो फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ मस्कुलर फोर्स, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स को मस्कुलर फोर्स दबा सकती है तब तक तो बॉल ऊपर जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही है, वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये धीरे धीरे कम होती जा रही। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स बराबर हो जाएगी तो जो फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो, तो फिर नीचे आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी है, मस्कुलर खत्म हो गई। तो जब वो नीचे आएगा तो फुल स्पीड से नीचे आएगा और उसको कहते हैं अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे आएगा, ठीक है। सो व्हेन व्हाइल गोइंग अप द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, ये हमने समझ में आ गया। टिल द ऑब्जेक्ट कम्स टू अ स्टॉप, जब सबसे टॉप पे रहेगा तब वो स्टॉप हो जाएगा, फिर डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा और नीचे वो ज़्यादा स्पीड से आएगी। इसको कहते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल यानी सीधा मोशन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? लेटा हुआ। वर्टिकल क्या होता है? खड़ा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मोशन, ठीक है। चलो अब हमें पूरी चीज समझ में आ गई है। हमारा सबसे पहले हमने फोर्स पढ़ा था, पुश या पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करेंगे तो उसको बोलेंगे फोर्स, ठीक। फोर्स से क्या क्या होता है? या तो स्पीड चेंज होगी, या डायरेक्शन चेंज होगी, या रेस्ट से मोशन, या मोशन से रेस्ट, या फिर शेप चेंज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, टाइप ऑफ फोर्स दो टाइप की, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स में आया था हमारा मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा क्या क्या आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, तीन आ गए, ठीक है। क्लियर? अभी तक कोई भी डाउट है क्या? ओके। नेक्स्ट, वेट एंड इट्स मैनेजमेंट। अब वेट जो होता है, जो आपको आज तक सुनाई में देता होगा कि यार मुझे वेट कम करना है, मुझे वेट बढ़ाना है। आपके मम्मी पापा परेशान हैं कि वेट कम, जस्ट अ मिनट, वेट कम ही नहीं हो रहा है, तो उनसे बाद में आप बताइएगा जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तो खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब वेट क्या होता है? द force with which the earth pulls an object towards itself is called weight of the object। मतलब कि हम बैठे हैं तो जो हमारा वजन है, जिसको हम वजन आज तक कह रहे थे, वो जो वजन है वो होता है मास, नॉट वेट, ठीक है, वो होता है मास। लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स उसको मतलब अर्थ अपनी तरफ खींचने लगती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको कहते हैं, जैसे ही मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लग जाती है तो उसको कहते हैं वेट, ठीक है। तो ये फोर्स होता है, जो वेट होता है इट इज अ फोर्स, ठीक है, इट्स नॉट द वजन। अभी 2 मिनट, इसको पहले मैं क्लीन करती हूँ। ओके, सो वेट क्या होता है? फोर्स होता है। इट इज नॉट वजन जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन होगी, क्यों? क्योंकि ये फोर्स है, ठीक है। अभी हम आगे समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होने का,
ठीक है। द वेट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय। अब ज्यादा वजन होगा तो अर्थ ज्यादा तेज से पुल कर पाएगी, कम वजन होगा तो बोलते हैं ना कि अरे हवा में उड़ मत जाना, तो कम वजन होगा तभी तो उड़ पाएंगे हवा में। तो जितना ज्यादा फोर्स से अर्थ खींचेगी उतना उसको कहते हैं वेट, उतना फोर्स कहते हैं, फोर्स उसको कहते हैं फोर्स, ठीक है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड हाउ इफ अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट विथ इक्वल फोर्स। हाँ, तो अभी हर ऑब्जेक्ट को फोर्स तो बराबर ही लगाती है। हाँ, लेकिन मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो सेम ही होता है, लेकिन आपका वजन कितना है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना तेजी से नीचे खींचेगी। जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस की बात करें, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक तरफ एक हुक रहता है, उसमें अटका देते हैं स्प्रिंग को, इसके अंदर एक पत्थर नीचे की तरफ लगाते हैं तो ये इतना इतना आ जाता है, इसका फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा होता है। फिर एक और पत्थर लगाते हैं, वो और नीचे तक लेके जाता है। तो जितना ज़्यादा भारी पत्थर होगा उतना नीचे तक स्प्रिंग जाएगी, और इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरफ हुक से कनेक्टेड रहता है और दूसरी तरफ जो जो जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है वो अटका देते हैं उसमें, और फिर वो स्ट्रेच होता है। और देयर इज अ स्केल ऑफ बैलेंस विच इज मार्क्ड टू शो द वेट दैट इज फोर्स in Newton. Usually there is also another scale to show corresponding values in gram. ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मतलब कि जो फोर्स लगा है वो इस पत्थर पे अलग लगा, इस पत्थर पे अलग लगा है, तो ग्रेविटेशनल तो बराबर था, तो क्या हुआ है, तो उसकी वजन की वजह से वो नीचे ज़्यादा खींचा है, ठीक है। लेट अस लर्न टू मेजर वेट। ये स्प्रिंग बैलेंस से ऐसे वो करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस। अब इसका जो है ये न्यूटन है, यानी कि ये फोर्स है। तो ये जो है ये है एक ओके इसमें टोटल कितने डिविजन्स हैं। वेट, द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड इज बिटवीन 0 and 1 न्यूटन और बिटवीन 1 and 2 न्यूटन इज 1, यानी कि इन दोनों के बीच में 1 न्यूटन है, फिर 1 न्यूटन है, फिर 1 न्यूटन है, तो ये हो गया, ठीक है। हाउ मेनी डिविजन्स आर स्मॉलर डिविजन्स, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 हैं। तो यानी कि क्या होगा कि 1 न्यूटन, मतलब अगर इसकी बात करें, इन दोनों के बीच की बात करें तो कितना है 1/5, ठीक है, तो 0.2 न्यूटन है। इतना जो है एक जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.2 न्यूटन है। और इसमें कितना आप न्यूटन का वेट कर सकते हो, 0 से लेकर 10 न्यूटन तक, ठीक है। फिर क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस में उसके ग्राम भी कर देते हैं, मतलब कि उसका मास कितना है। तो 0 के साथ 0, अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100 ग्राम, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो मतलब 1 किलो तक का वजन ये स्प्रिंग बैलेंस निकाल सकता है। बात आपको समझ में आई। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू जो ये निकाल सकता है वो क्या है, 0.2 न्यूटन, ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, और मैक्सिमम कितनी, 10 न्यूटन निकाल सकता है, ठीक है। अगर ये 2 किलो का वजन हम इससे करने जाएंगे तो ये मेजर नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 2 तरीके के बैलेंस होते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग इट्स वेट, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। बाय कंपेयरिंग वेट्स ऑफ द विद द वेट ऑफ नोन ऑब्जेक्ट, कोई भी नोन ऑब्जेक्ट, नोन मास का ऑब्जेक्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको बीम बैलेंस बोलते हैं। तो ये एक छुपा हुआ क्वेश्चन है कि बीम बैलेंस, इसमें क्या होता है, ये उसके अकेले का निकालते हैं। इसमें बीम बैलेंस में क्या होता है, कंपेयर करते हैं, मतलब कि एक है आधा किलो का और उसको कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि वो आधा किलो ज़्यादा है, मतलब कि बीम बैलेंस हो गया वो, ठीक है, किसी से कंपेयर अगर कर रहे थे, ठीक है। ओके, अब अपन ने बचपन में पढ़ा है, यानी कि जब क्लास 6 में थे तब हम लोगों ने क्या देखा है कि मास ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ये जो मास जो रहता है ये होता है ग्राम में, ठीक है, और या फिर इसको ये होता है किलोग्राम में, ठीक है। सो ये जो होता है
इस मास यानी कि उसके अंदर कितना मैटर है, कितना मैटर है उसको कहते हैं मास। अब जो वेट है वो मास के बराबर नहीं होता, क्योंकि वेट तो अभी हमने देखा है कि वो फोर्स होता है, ठीक है। तो अब मैं ये वाला जो है पार्ट, ये 2 मिनट में आपको पढ़ाती हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी।